हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो ये हमारा सेकेंड वीडियो है गेम थ्योरी से रिलेटेड। हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया अबाउट नैश इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम गेम थ्योरी है, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग देखते क्या है, हम लोग ये निकालने का प्रयास करते हैं कि अगर कंडीशन दिया गया है सो ए का स्ट्रैटेजी क्या होगा और उस स्ट्रैटेजी का काउंटर अटैक बी का स्ट्रैटेजी क्या होगा। तो ये पहले आपको समझना होगा कि इस पूरे चैप्टर में ये एजम्पशन है क्या कि पहले से ही कहीं ना कहीं हम लोगों को ये बताया गया है कि ये सारा स्ट्रैटेजी है। ए का भी स्ट्रैटेजी क्लियर कर दिया जाता है, बी का भी स्ट्रैटेजी क्लियर कर दिया जाता है और वहां पे हमें ये ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी निकालना होता है कि ए का ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी कहां पे है, बी का ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी कहां पे है। तो आज इस पूरे वीडियो में हम लोग इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी निकाला जाए, प्योर स्ट्रैटेजी क्या होता है, मिक्स स्ट्रैटेजी क्या होता है। तो बहुत सारी चीजों को आज हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज जो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वैल्यू ऑफ गेम से रिलेटेड। अगर कोई भी एक गेम लिया गया है तो वहां पे हम लोग उस गेम का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला कंसेप्ट क्या है कि मिनिमैक्स बराबर मैक्सिमिन। तो अब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मिनिमैक्स क्या है, मैक्सिमिन क्या है, तो हम लोग जस्ट अभी थोड़ी देर बाद ये देखने वाले हैं। ये कंडीशन है, समझिएगा। अगर आपको एक गेम दिया गया है और ये कंडीशन गेम में पूरा हो रहा है तो जो वैल्यू बराबर होता है, बराबर होने के बाद जो वैल्यू आता है उसको हम बोलते हैं कि ये वैल्यू ऑफ द गेम है, ठीक है ना। अब हो सकता है कि वो बराबर ना भी हो, तो अगर बराबर नहीं है मतलब आपने मिनिमैक्स निकाला और आपने मैक्सिमिन निकाला, दोनों वैल्यू सेम नहीं आया, तो उस केस में हम लोग अलग अलग मेथड को अप्लाई करते हैं टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी और द वैल्यू ऑफ गेम। क्लियर है ना। हम लोग ऑप्टिमम स्ट्रेटजी निकालने के लिए या फिर वैल्यू ऑफ गेम पता करने के लिए फिर अलग अलग मेथड अप्लाई करते हैं। क्या क्या मेथड है, जैसे एक मेथड है आपका रूल ऑफ डोमिनेंस। तो वहां पे हम लोग कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन के बाद करते हैं कौन सा डोमिनेट कर रहा है, और अगर कोई डोमिनेट करता है तो उसको हटाते जाते हैं, गेम को सिंपल करते जाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस मेथड। एक अगर आपको 2x2 का गेम दिया हुआ है तो हम लोग ये डिफरेंस मेथड के थ्रू भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। कैसे, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे। नेक्स्ट है एस्टिमेट मेथड। तो ये सारे मेथड है, सबसे पहले आपको दिमाग में ये बैठाना है कि ये सारे मेथड का मेन काम क्या है। मेन काम है आपका ए का ऑप्टिमम स्ट्रेटजी पता करना, बी का ऑप्टिमम स्ट्रेटजी पता करना, गेम में बेसिकली ऑप्टिमम स्ट्रेटजी क्या है ये, और वैल्यू ऑफ गेम क्या है ये पता करना। ये हमारा मेन मोटिव है। उसको निकालने के लिए ये अलग अलग सारे मेथड को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इन चीजों को समझते हैं। देखिए फर्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, ए कोई प्लेयर है जिसके पास 3 स्टेट है A1, A2, A3। कोई बी प्लेयर है जिसके पास 2 स्ट्रैटेजी है B1, B2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ दिया हुआ है इस फॉर्म में 9, 8, 6, 2, 6, 4। अब ये आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, वैल्यू ऑफ गेम निकालिए या फिर ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी निकालिए
सबसे पहले आप ये समझो, ये इस टाइप ऑफ गेम को हम लोग बोलते हैं जीरो सम गेम। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था गेम के टाइप्स को। जीरो सम गेम क्या होता है? जहां पे एक प्लेयर का स्ट्रेटेजी बताया जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वाला बताया गया है जो कि ए का स्ट्रेटेजी है, यहाँ का बी का स्ट्रेटेजी नहीं बताया गया, बट बाय द अजम्पशन ये माना जाता है कि बी का जो स्ट्रेटेजी होगा वो क्या होगा, यहाँ पे -9। अगर ए प्रॉफिट में जा रहा है, अगर ए +9 उसको मिल रहा है, तो जीरो सम गेम है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे एक का स्ट्रेटेजी बताया गया है। तो अल्टीमेटली दूसरा का क्या हो जाएगा स्ट्रेटेजी, उसको यहाँ पे -9 मिल रहा है। उसी तरीके से अगर आप बी का सोचोगे तो बी को यहाँ पे कितना मिल रहा होगा, -2 मिल रहा होगा। यहाँ पे बी को कितना मिल रहा होगा, -8 मिल रहा होगा। यहाँ पे -6 मिल रहा होगा, यहाँ पे -6 और यहाँ पे -4। अब अल्टीमेटली दोनों एक गेम में है, और गेम का मोटिव क्या है कि जितना दोनों अपना ऑप्टिमाइजेशन देखेगा। अगर आप बी के पॉइंट से देखोगे तो बी मैक्सिमाइज करना चाहेगा। सपोज कीजिए अगर ये प्रॉफिट है तो बी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा, और वो ये निकालने का प्रयास करेगा कि किस लेवल पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है। बट अगर आप ए ये काम करेगा क्योंकि ए का प्लस में दिया गया है। बी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, बी भी गेम खेल रहा है और बी का मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमाइजेशन, प्रॉफिट कॉस्ट मिनिमाइजेशन। मतलब जहां उसको सबसे कम लॉस हो रहा है वो उसका क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? तो यहाँ पे हम लोग सारी चीजों को देखने वाले हैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग बी का तो जान रहे हैं, अभी सिर्फ ए का डाटा दिया गया है, तो हम लोग ये निकालने का प्रयास करेंगे कि ए का ऑप्टिमम पॉइंट क्या होगा, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू ऑफ गेम क्या होगा। तो इन बातों को हम लोग निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझो, ये हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल होता है। आप हाथ ऐसे रखोगे तो ये 1 रो, 2 रो, 3 रो आपको मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 रो है। कॉलम कितना है, कॉलम आप अगर देखोगे तो स्ट्रेट हाथ रखना है, ठीक है ना, वर्टिकल एक्सिस पे। ये जो हो गया हमारा एक एक्सिस हो गया, ये हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 कॉलम है। अब आपको क्या करना है ना, रो का मिनिमम निकालना है, ध्यान से समझिएगा। और ये जो आप निकाल रहे हो वो किसका निकाल रहे हो, ए के लिए आप निकाल रहे हो। तो देखिए ए के पास 3 स्ट्रेटेजी है जो कि 3 रो के द्वारा शो किया गया है। फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, A1, A2, A3। तो ए का हर एक स्ट्रेटेजी का मिनिमम पॉइंट क्या होगा वो हम लोग अभी निकालेंगे। तो देखिए इसका मिनिमम पॉइंट क्या है, 2 है, 9 और 2 में। A2 अगर ए ने A2 ऑप्ट किया है तो यहाँ पे मिनिमम क्या मिलेगा, ए को 6 मिलेगा। इसी तरह से अगर ए ने A3 ऑप्ट किया है, मिनिमम कितना मिलेगा A3 को, 4 मिलेगा। ठीक है ना, अभी ध्यान से समझो आप। हमने क्या निकाला, रो का मिनिमम निकाला, और ये रो का मिनिमम जो है कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक मतलब पैसिमिस्टिक हो गए कि मिनिमम इतना तो मिल जाएगा। अगर हम ए हैं, मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम एक पैसिमिस्ट के जैसे सोच रहे चलो भाई जो होना है, लेकिन मिनिमम इतना तो मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास 3 स्ट्रेटेजी है, A1, A2, A3। A1 में कुछ भी हो, अगर हम A1 सेलेक्ट कर रहे हैं, मिनिमम मेरे को तो इतना मिलना है। अगर हम A2 सेलेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए, मेरे को इतना मिनिमम तो मिलना ही है। A3 सेलेक्ट कर रहे हैं, इतना तो मिलना ही है। अब B देखिए, B कॉलम का मालिक है, आप क्या निकालोगे, B का मैक्सिमम निकालोगे। तो देखिए B के पास 2 स्ट्रेटेजी है, B1 और B2। अब B1 का मैक्सिमम क्या है, 9, और B2 का मैक्सिमम क्या है, अगर B ने B2 सेलेक्ट किया तो 6। अब देखिए ये क्या था ना कि हमने मिनिमम ऐसे सोच के निकाला कि इतना तो मिलना ही है। अब इस मिनिमम में मैक्सिमम कौन सा है, देखिए
इस मिनिमम में मैक्सिमम जो हमारा है वो है 6, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमीन। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, मिनिमम में मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोला, मैक्सिमीन, जो कि क्या है 6 है हमारा। इसी तरह से देखिए हमने मैक्सिमम निकाला, हम लोग ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं कि अगर बी ने ये स्ट्रेटजी सेलेक्ट किया तो मैक्सिमम उसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा। अब हमने मैक्सिमम से क्या निकाला है, हमने मिनिमम निकाला, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मिनीमैक्स। अब ध्यान से देखिए मिनीमैक्स हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे जो भी मैक्सिमीन और मिनीमैक्स का वैल्यू आया है वो क्या सेम है, तो आप बोलेंगे जी सर सेम है। किसके बराबर है, तो 6 के बराबर है, तो यही 6 हमारा क्या हो गया, वैल्यू ऑफ गेम हो गया। क्लियर है ना? मतलब ये क्या है, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर वैल्यू ऑफ गेम 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि गेम फेयर है, दोनों खिलाड़ी के लिए बराबर है। बट अगर गेम 0 से बड़ा आ गया तो वो बायस्ड है या फिर फेवरेबल है, और 0 से कम आ गया तो वो क्या है, अनफेवरेबल है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हो वो जानना। आपने, हम लोगों ने यहाँ पे ए के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाला, तो वैल्यू कितना आया गेम का, 6 आया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ए के लिए ये गेम ज्यादा फेवरेबल है, ए को मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा होगा और बी को इस गेम में कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है। अब ध्यान से देखिए ये जो वैल्यू ऑफ गेम आया है वो कहीं ना कहीं इस 6 के वजह से आया है और इस 6 के वजह से आया है, तभी तो दोनों बराबर हुआ। हमने क्या निकाला, मिनीमैक्स निकाला, मिनीमैक्स क्या आया, 6 के वजह से आया। किस 6 के वजह से आया, इस 6 के वजह से आया। और ये 6 कहां से आ रहा है, जब ए क्या कर रहा है, A2 स्ट्रेटेजी को सेलेक्ट कर रहा है। क्लियर है ना? A2 में इस 6 की वजह से आया। फिर हमने क्या निकाला, हमने मिनीमैक्स निकाला, मिनीमैक्स में मिनीमैक्स का वैल्यू 6 आया, वो कहां से आया, ये 6 आया, इस 6 की वजह से आया। और ये 6 कहीं ना कहीं फिर इसी 6 के कारण से आ रहा है क्योंकि ये इस कॉलम का पार्ट है। तो वैल्यू ऑफ गेम हमारा 6 हो गया। और अगर ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी बात किया जाए तो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगा, तो ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी हमारा क्या हो जाएगा, A2 B2। अगर ये सेलेक्ट किया जा रहा है ए के द्वारा तो हमारा वैल्यू ऑफ गेम उसके लिए फेवरेबल आ रहा है और वैल्यू ऑफ गेम भी हमें मिल जा रहा है और ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी हमारा क्या हो गया, A2 B2। ठीक है ना? तो ये था हमारा फर्स्ट कंसेप्ट जहां पे हमने मैक्सिमीन और मिनीमैक्स निकाला और हम लोगों को वैल्यू ऑफ द गेम मिल गया जब हमने ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा। ये ध्यान देना है, वैल्यू ऑफ गेम जो निकाल रहे हैं बेसिकली वो किसी के पर्सपेक्टिव से आ रहा है, ठीक है ना? वो बी के पर्सपेक्टिव से हमने नहीं निकाला। जब हम लोग बी का निकालेंगे तो वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट मेथड जहां पे हम लोग क्या करते हैं, मिनीमैक्स और मैक्सिमीन क्राइटेरिया के थ्रू वैल्यू ऑफ द गेम को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई ए बंदा है जिसके पास 2 स्ट्रेटेजी है, A1 A2। कोई बी बंदा है जिसके पास 2 स्ट्रेटेजी है, B1 B2। अब इसके अंदर पे ऑफ मैट्रिक्स दिया गया है 15 12 5 14। अब ध्यान से आप देखो कि यहाँ पे हम लोग सेम मेथड को अप्लाई करते हैं। हमारा मेथड क्या है कि पहले रो का मिनिमम निकालना है। तो देखिए रो 8 है, ठीक है ना, A1 A2। तो हमने मिनिमम निकाला 15 12 में मिनिमम क्या है 12, 5 14 में मिनिमम क्या है 5। हमने कॉलम से क्या निकालना है, मैक्सिमम निकालना है हम लोगों को, तो हमने मैक्सिमम निकाला।
मैक्सिमम में मिनिमम क्या होना है, और हम लोग क्या निकालेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे। मतलब मिनिमम में मैक्सिमम, मतलब दिन खराब तो चल रहा है, चलिए उसमें देखते हैं क्या हो जाए। तो हमने दोनों कंडीशन निकाला, तो देखिए मिनी मैक्स का वैल्यू कितना है यहाँ पे, मिनी मैक्स। तो मैक्सिमम में देखिए आप मिनिमम वैल्यू क्या है, 14 है, तो हमने 14 लिखा। फिर हम लोगों को मैक्सिमम निकालना है, मतलब मिनिमम वाले में मैक्सिमम कितना है, तो क्या है, 12 है। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या है ना, मिनी मैक्स इज नॉट इक्वल टू मैक्सिमम। अब इसका मतलब क्या हुआ ना भाई साहब, इसका मतलब हुआ कि कोई एक प्रॉपर स्ट्रेटजी ये फॉलो नहीं कर रहा है, प्योर स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि A1 B2 ही हमेशा फॉलो करेगा या फिर वो फॉलो करेगा। अब यहाँ पे A1 भी कुछ फॉलो कर सकता है, B1 भी कुछ फॉलो कर सकता है, B उसी तरीके से B1 को भी फॉलो कर सकता है। हो सकता है 60% को B1 स्ट्रेटजी फॉलो करे, 40% B2 स्ट्रेटजी फॉलो करे। अब कैसे निकालते हैं यार इस तरीके से, और यहाँ पे अगर ये कंडीशन दिया रहे तो फिर वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकालना है। तो चलिए सारी बातों को हम लोग धीरे धीरे समझते हैं। देखिए अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा हम लोग। हमने मिनी मैक्स निकाला और हमने मैक्सिमम निकाला, नहीं निकला हम लोगों को। अब हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। देखिए अब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये क्या है ना, एक रो का पार्ट है। देखिए थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है, एक लाइन में आ रहा है ये वाला डैश। इसी तरह ये वाला जो डैश है, क्या वो आपको ये नहीं लग रहा कि एक लाइन में आ रहा है, मतलब रो का पार्ट है कहीं ना कहीं, ऐसा लेटा वाला का पार्ट है। अब आपको क्या करना है ना, अल्टरनेट डिफरेंस निकालना है। 14 माइनस 5 क्या हो जाता है डिफरेंस इसका, 9। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये भी एक रो है, रो का डिफरेंस रो में लिखना है, ये तो क्लियर है। लेकिन इसका जो डिफरेंस है सेकंड वाले रो का, उसको हम कहाँ पे लिख रहे हैं, फर्स्ट वाले रो में लिख रहे हैं। इसी तरह ध्यान से देखिए, ये क्या है, ऊपर है, तो इसका डिफरेंस निकालिए, 15 माइनस 12 3। और डिफरेंस हमेशा आपको ऐसे निकालना है कि पॉजिटिव आए, मतलब जो बड़ा है माइनस जो छोटा है। ऐसा नहीं है कि बाद वाला माइनस पहले वाला, अगर बाद वाला छोटा है तो आप पहले वाला माइनस बाद वाला निकाल दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये डिफरेंस आ गया है। इसी तरह से देखिए ये कॉलम का पार्ट है, तो अब हम क्या करते हैं, कॉलम का डिफरेंस निकालेंगे और इसको यहाँ पे लिखेंगे। ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया। अब फिर उसी तरीके से ये दूसरा कॉलम का डिफरेंस निकालिए, 14 माइनस 12 क्या होता है, 2। इसी तरह से 15 माइनस 5 क्या होता है, 10। तो अब हमने इसको यहाँ पे लिखा। अब देखिए अगर आप वैल्यू ऑफ द गेम का बात करते हैं, ध्यान से समझना है, वैल्यू ऑफ द गेम का अगर आप बात करते हैं तो कैसे काम करना है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आप A के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वैल्यू ऑफ द गेम निकाल सकते हैं, या B के भी स्ट्रेटजी के थ्रू आप वैल्यू ऑफ द गेम निकाल सकते हैं। मतलब आप चाहो तो रो वाले के थ्रू से वैल्यू ऑफ द गेम निकालो, आप चाहो तो B मतलब जो ये कॉलम वाला दिया गया है आप उससे भी वैल्यू ऑफ द गेम निकाल सकते हो। कैसे, देखो वैल्यू ऑफ द गेम, अब वैल्यू ऑफ द गेम निकालते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 12 इंटू ये वाला कॉलम है, कॉलम को ये वाला, ध्यान से देखिए ये वाला कॉलम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसी तरह 15 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 15 12 जो आया वो इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 14 हमारा इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए 12 इंटू 9 प्लस 14 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3। तो ये हमारा एक वैल्यू ऑफ द गेम हो गया।
इसी तरीके से देखिए आप इसके थ्रू भी निकाल सकते हो। जो डिफरेंस है आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो जाता है 15 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3। आप चाहो तो इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो। देखो क्या हो जाता है 15 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10। आप चाहो तो इसके थ्रू भी निकालो, क्योंकि ये वाला डिफरेंस इसके सामने भी है, जो जिसके सामने है उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 40 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 2। तो ये सारा मेथड है हमारा वैल्यू ऑफ द गेम निकालने का। कैसे आप समझोगे? तो देखिए अगर कॉलम के सामने ये एक कॉलम में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करिए जिसके सामने आ रहा है, जैसे ये वाला, तो ऐसा लेटा हुआ आपको लगेगा, तो आपको इसके और आप इसके साथ मल्टीप्लाई करके वैल्यू को निकाल सकते हो। तो मेथड अलग अलग है, आप जिसके अकॉर्डिंग चाहो आप उससे वैल्यू निकाल सकते हो। सारे का वैल्यू सेम आएगा। देखिए ये क्या हो जाता है 12 इंटू 9 108 प्लस 42 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 12। इसी तरह से ये देखिए 15 इंटू 9 135 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 12 क्या हो जाता है, देखिए 150 डिवाइडेड बाय 12 15 इंटू 2 30 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 12 150 डिवाइडेड बाय 12। इसको देखिए क्या हो जाता है 10 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारा ए का वैल्यू ऑफ द गेम हो गया जब ए का स्ट्रेटजी यहाँ पे दिया गया है। और ये भी बेसिकली एक जीरो सम गेम है क्योंकि यहाँ पे एक का स्ट्रेटजी बताया गया। ठीक है ना? आप फिर से समझिए, आपको याद कैसे रखना है, कैसे निकालना है। तो अब इसको आप थोड़ा सा मिटा दो। आपने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालने के बाद ये कुछ ऐसा आ रहा है। आप देखो ये क्या है, ये कुछ इस टाइप का है। तो आपको या तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो या तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो। बट अगर आप इसके थ्रू वैल्यू ऑफ द गेम नहीं निकालना चाहते तो आपके पास फिर से एक ऑप्शन है। क्या है? देखिए इसके थ्रू। अब ये कुछ इस शेप का है तो आपको शेप से जानना है, ये दिस इनटू दिस करके आप गेम का वैल्यू ऑफ गेम निकालो, या फिर ये इनटू ये करके आप वैल्यू ऑफ गेम निकालो। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करोगे वैल्यू ऑफ द गेम सेम आना। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेटजी क्या है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारा स्ट्रेटजी हम लोगों को आ गया था कि A1 A2 B2 कुछ इस टाइप का स्ट्रेटजी था। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेटजी क्या है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि वैल्यू ऑफ द गेम जो आ रहा है ना फ्रैक्शन में आ रहा है। इसका मतलब जो है कि स्ट्रेटजी कोई प्योर स्ट्रेटजी नहीं होने वाला कि एक स्टेप में आ जाए। यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो किया जाएगा। जैसे अगर आप निकालना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए, अगर आप निकालना चाहते हैं कि A1 स्ट्रेटजी जो A के द्वारा फॉलो किया जा रहा है वो कितना फॉलो किया जा रहा है, तो अब देखिए इसका डिफरेंस कितना है 9 आया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3 दैट इज 9 बाय 12 दैट इज 3 बाय 4। और आप इसका अगर परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या हो जाता है 75। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि A जो है A1 स्ट्रेटजी 75% फॉलो कर रहा है।
मतलब ज्यादा चांस है कि वो A1 को फॉलो करेगा, बट ये भी नहीं है कि वो B1 को कंप्लीटली नकार देगा, B1 भी वो फॉलो कर सकता है। कितना चांसेस है? तो 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9 दैट इज 3 बाय 12। फ्रेंड आप इसका निकालो परसेंटेज वैल्यू, 100 से मल्टीप्लाई करो, देखो क्या हो जाता है, 4 3 12, 25 टाइम्स 3 3 कैंसिल, 25%। तो आप चाहो तो 100 माइनस 75 25% वहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है ना कि ये जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है वो बेसिकली क्या है, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी है। वो कभी A1 स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, कभी A2 स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि वो 100% किसी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है जैसा पिछले केस में था। इसी तरह से आप B1 का अगर आप सोचो थोड़ा सा कि वो क्या चूज कर रहा होगा, तो देखिए क्या चूज कर रहा होगा, तो 2/10 प्लस 2, इसको आप देखिए 2/12 into 100 दैट इज 4 3 12, 25 4 100, तो ये क्या आ जाता है 25 into 2 50/3 दैट इज 3 1 3 16 पॉइंट समथिंग टाइम ये B1 स्ट्रैटेजी फॉलो किया जा रहा है B के द्वारा। उसी तरह B2 स्ट्रैटेजी कितनी बार फॉलो किया जा रहा है B के द्वारा, तो 100 माइनस जो भी वैल्यू आएगा। तो ये भी एक मेथड है जहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द गेम क्या है और A और B के द्वारा कौन कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो किया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो ये था आपका बेसिकली डिफरेंस मेथड, जहां पे हमने जो भी हमारा पे ऑफ दिया था उसका हमने डिफरेंस निकाल के फिर वैल्यू को कैलकुलेट किया। चलिए ये जैसे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में हम लोग निकालना चाहते हैं कि क्या ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी होगा। अब ध्यान से देखिए ये जीरो सम गेम नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग किस टाइप से निकालते हैं, चलिए वो समझते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चंस में हम लोग लगाने वाले हैं डोमिनेंट स्ट्रैटेजी का कंसेप्ट। कैसे लगाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, तो A के पास 3 स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना, A1 A2 A3, और जब भी आप A बोलते हो तो आपको क्या याद रखना है, पहला जो है वो A को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा क्या होता है रो कॉलम, रो में कौन सा है A1 है, तो हमेशा जो भी एलिमेंट का पहला पार्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, A को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से B के पास 3 ऑप्शन है, क्या क्या, B1 B2 B3, और B का जो है वो सेकंड वाला पार्ट है क्योंकि वो कॉलम का पार्ट है, हमेशा रो पहले आता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए आप A का स्ट्रैटेजी को कंपेयर करो, इसका मतलब क्या हुआ ना कि आप A1 A2 स्ट्रैटेजी को कंपेयर करो। अब A1 A2 के स्ट्रैटेजी को कंपेयर कर रहे हो तो सिर्फ आप A वाले पोर्शन को कंपेयर करोगे। जैसे A1 में अगर आप A1 में बात करो तो A का कौन कौन सा पार्ट है, 3 2 2 2, A2 में A का क्या क्या पार्ट है, 2 0 4। अब आप इसको आपस में कंपेयर करें, 3 और 2 को कंपेयर करें, देखिए क्या है, 3 इज ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट 2 और 0 को कंपेयर करें, क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट 2 और 4 को कंपेयर करें, क्या है, 2 इज लेस देन 4। अब ध्यान से आप समझो यहाँ पे क्या हुआ कि 3 इज ग्रेटर देन 2, कोई इशू नहीं है, 2 इज ग्रेटर देन 4, कोई इशू नहीं है क्योंकि सेम बात बता रहा है। लेकिन लास्ट वाला जो पोर्शन आया ना वो थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ कर दे रहा है, वो क्या बोल रहा है, नहीं 2 इज लेस देन 4। तो अगर हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल के बोले कि A1 इज ग्रेटर देन A2,
या फिर A2 स्ट्रैटेजी इज बेटर देन A1 तो हम गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीनों कंडीशन आपस में मेल नहीं खा रहा है। यहाँ पे एक अलग बोल रहा है और दूसरे के द्वारा कुछ अलग बताया जा रहा है, तो ये कंपेयर करने से हम लोगों को कुछ बेनिफिट नहीं मिला, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग सेकंड कंपेयर करते हैं किसको, A2 एंड A3। अब ध्यान से देखो, आप A2 स्ट्रैटेजी में A का पार्ट क्या है, 3 2 2 8 सॉरी A2 में A का पार्ट क्या है, 2 0 4। A3 में A का पार्ट क्या है, 1 1 1। अब चलिए कंपेयर करते हैं, तो देखिए क्या है, 2 इज ग्रेटर देन 1, कोई इशू नहीं है। 0 इज लेस देन 1, ध्यान दीजिए इक्वेशन बिगड़ गया, कोई फायदा नहीं हुआ कंपेयर करने का। 4 इज ग्रेटर देन 1, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पे ये वाला काम गड़बड़ कर दे रहा है, कोई इशू नहीं है। हम लोग फिर क्या करते हैं, A1 एंड A3 को कंपेयर करते हैं, तो देखिए क्या है, A1 में 3A का हिस्सा है, A3 में A का हिस्सा 1 है, एंड 3 इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट देखिए उसी तरह से 2 इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट देखिए 2 इज ग्रेटर देन 1। तो इससे क्या पता चला, ध्यान से समझिए बातों को। इससे हम लोग यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा A1 स्ट्रैटेजी है वो डोमिनेट कर रहा है किसके ऊपर, A3 के ऊपर। मतलब जब कभी भी A1 और A3 के बारे में सोचेगा वो हमेशा किसको सेलेक्ट करेगा, A1 स्ट्रैटेजी को सेलेक्ट करेगा। तो ये डोमिनेट कर रहा है, इसी को वो प्रीफर करेगा। मतलब इस स्ट्रैटेजी का कोई वैल्यू नहीं है A के लिए। तो हमने क्या निकाला डोमिनेशन मेथड से कि इस स्ट्रैटेजी का A के लिए कोई वैल्यू नहीं है। अब इसी तरह B वाले को कंपेयर करते हैं, तो देखिए B के पास क्या है, B1 B2 B3, ठीक है ना। तो इसको आपस में हम कंपेयर करते हैं। देखिए कंपेयरिंग B1 एंड B2, कंपेयरिंग B2 एंड B3, कंपेयरिंग B1 एंड B3। चलिए B1 एंड B2 को पहले हम कंपेयर करते हैं। तो देखिए B1 में ये वाला ऑप्शन हो गया, B2 ये वाला ऑप्शन हो गया। अब B1 में B का पार्ट क्या क्या है, 5 2 1। B2 में B का पार्ट क्या है, 2 4 2। तो इन स्ट्रैटेजीज को आपस में कंपेयर करके देखते हैं। तो देखिए 5 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज लेस देन 4, काम बिगड़ गया, कोई फायदा नहीं हुआ। 1 इज लेस देन 2, कोई फायदा नहीं है, कोई कंपेयर करने से फायदा नहीं हुआ, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वाले को कंपेयर कीजिए B2 एंड B3 को। B का पार्ट क्या क्या है, 2 4 2। B3 में क्या है, B का पार्ट 3 1 5। 2 इज लेस देन 3, 4 इज ग्रेटर देन 1, काम नहीं बन पाया। 2 इज लेस देन 5, काम नहीं बना। क्यों? क्योंकि अपोजिट रिलेशन आ गया है। नेक्स्ट देखिए B1 B3 को आपस में कंपेयर करते हैं, क्या है, 5 इज ग्रेटर देन 3, 2 इज ग्रेटर देन 1, 1 इज ग्रेटर देन 5। इसमें भी बेनिफिट नहीं हो रहा। फिर से हम लोग चेक करते हैं थोड़ा सा। 2 इज 5, ओह सॉरी, देखिए ध्यान से हमने इसको खत्म कर दिया, इसके बाद भी हम लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ये वाला पार्ट हम लोगों को कंपेयर नहीं करना है क्योंकि ये तो इसका रोल तो खत्म हो गया है। तो सिर्फ जब B1 B2 का बात किया जाए तो 5 2 2 4 इनके बीच में कंपैरिजन होगा। तो देखिए 5 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज लेस देन 4, नई बात बनेगा। नेक्स्ट B2 और B3 में देखिए 2 इज लेस देन 3,
हमेशा B1 स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा ओवर B2 और B3। इसका मतलब इसका रोल B के लिए खत्म हो गया है। अब आप ध्यान से देखो, आप क्या बच गया है डोमिनेशन प्रिंसिपल लगाने के बाद। A के पास दो ऑप्शन बच गया है, A1 स्ट्रैटेजी, A2 स्ट्रैटेजी। उसी तरीके से B के पास B1 स्ट्रैटेजी, B2 स्ट्रैटेजी। इन स्ट्रैटेजी का पे ऑफ क्या है? 3 5 2 2 2 2 0 4। अब इनको आपस में कंपेयर करते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है, इनको आपस में कंपेयर करते हैं। तो देखिए पहले A का कंपैरिजन करते हैं बिटवीन A1 एंड A2। क्या हो जाएगा? A1 का क्या है? 3 और 2 और 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 0। तो ध्यान से देखिए दोनों रिलेशन सेम रिलेशन है। इसका मतलब क्या हो गया कि A1 को हमेशा प्रीफर करेगा ओवर A2। तो ये जो स्ट्रेटजी है A2 के लिए वो खत्म हो गया, कोई मायने नहीं रखता। इसी तरह देखिए अब हम लोग कंपेयर करते हैं, क्योंकि और कोई A का कंपैरिजन के लिए है नहीं, तो अब हम लोग B का कंपैरिजन करते हैं बिटवीन B1 एंड B2। तो देखिए क्या हो जा रहा है? 5 इज ग्रेटर देन 2। एक ही एलिमेंट है और यही है जो है, मतलब सही है। तो B किस स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा? B1 को हमेशा फॉलो करेगा ओवर B2। तो अब यहां से देखिए ऑप्टिमम स्ट्रेटजी हम लोगों को आ गया है। ऑप्टिमम स्ट्रेटजी हमारा क्या है? A1 B1। ये हमारा ऑप्टिमम स्ट्रेटजी है इस दिया गया गेम का। तो हमने यहाँ सीखा कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेशन मेथड से वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं जब आपको जीरो सम गेम नहीं दिया है। ठीक है ना? थोड़ा सा और इस मेथड को अच्छे से समझते हैं कि अगर जीरो सम गेम दिया रहे तब क्या करना है। देखिए कोई A है जिसके पास 3 ऑप्शन है, A1 A2 A3। कोई B है जिसके पास 3 ऑप्शन है, B1 B2 एंड B3। क्योंकि ये जीरो सम गेम है तो किसी एक का आपको वैल्यू बताया गया है। क्या है? 5 10 20 20 6 15 -10 -2 -10 2 80। अब ये क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, क्योंकि ये जीरो सम गेम है तो आपको पहले मिनीमैक्स और मैक्सिमिन का कंडीशन अप्लाई करके देखना है। तो देखिए हम लोग कॉलम में क्या निकालते हैं? मैक्सिमम, और रो में क्या निकालते हैं? मिनिमम। तो देखिए रो का मिनिमम, पहला रो का मिनिमम क्या है? -10। दूसरे रो का मिनिमम क्या है? 2। तीसरे रो का मिनिमम क्या है? 15। इसी तरीके से हम लोग कॉलम में मैक्सिमम निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट कॉलम का मैक्सिमम क्या है? 20। सेकेंड कॉलम का मैक्सिमम क्या है? 20। थर्ड कॉलम का मैक्सिमम क्या है? 18। अब कॉलम का मैक्सिमम और रो का मिनिमम निकालने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? मिनीमैक्स निकालते हैं और मैक्सिमिन निकालते हैं। तो देखिए मिनीमैक्स और मैक्सिमिन, यहाँ पे हम लोगों का मैक्सिमिन निकलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमिन? 52। हमारा मिनीमैक्स यहाँ से क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ मैक्सिमम, तो 18। और यहाँ से क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि 18 इज नॉट इक्वल टू 15, तो बराबर नहीं है। तो एक बात तो क्लियर हो जाना है कि यहाँ पे कोई एक प्रॉपर स्ट्रेटजी किसी के द्वारा फॉलो नहीं किया जाएगा।
यहाँ पे मिक्स्ड स्ट्रेटजी फॉलो किया जाएगा। कैसे निकालना है? तो जब भी दो से ज़्यादा रहे ना तो हम लोगों को डोमिनेशन मेथड इजी पड़ता है क्योंकि वो क्वेश्चन को सिंपल कर देता है। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कंपेयर करते हैं, ए का कंपैरिजन करते हैं, फिर हम लोग बी का कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए ए का दो स्ट्रेटजी कंपेयर करते हैं, A1 और A2 के बीच में। अब देखिए क्या हो जा रहा है, ए का क्या है, A1 स्ट्रेटजी में 5 है तो 5 is less than 10, 20 is greater than 6, minus 10 is less than 2। आपस में लेस देन ग्रेटर देन एक ही में आ गया, मतलब ये कोई प्रॉपर स्ट्रेटजी हम लोगों को नहीं बताएगा। नेक्स्ट देखिए A2 और A3 के बीच में कंपेयर करते हैं, क्या हो जाएगा, A2 A3 में 10 is less than 20, 6 is less than 15 and 2 is less than 15। ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या हुआ ना, ये जो A2 स्ट्रेटजी है वो थोड़ा सा वो प्रेफर नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ए क्या दिख रहा है, इसका हर एक जो रिस्पेक्टिव पे ऑफ है वो हमें थोड़ा सा नुकसान दे रहा है एज कंपेयर्ड टू A3। तो क्यों ना A3 को ही सेलेक्ट किया जाए। तो अब यहाँ पे A3 जो स्ट्रेटजी हुआ वो डोमिनेट करेगा किसके ऊपर, A2 स्ट्रेटजी के ऊपर। इसका मतलब क्लियर ये हुआ कि A के हमेशा A3 के बारे में सोचा जाएगा जब भी A2 का बात आएगा। क्यों? क्योंकि A3 उसको ज्यादा बेनिफिट दे रहा है एज कंपेयर्ड टू A2। अब आगे हम लोग B वाले को कंपेयर करते हैं बिटवीन B1 एंड B2। तो देखिए क्या आ जा रहा है, 5 is less than 20, 20 is greater than 15, कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट देखिए B2 एंड B3 स्ट्रेटजी को कंपेयर करते हैं, क्या होता है, 20 is greater than -10, 15 is less than 18, कोई फायदा नहीं है। B1 एंड B3 को स्ट्रेटजी को कंपेयर करते हैं, देखिए क्या है, 5 is greater than -10, 20 is greater than 18। इसका मतलब क्या हुआ कि B के द्वारा हमेशा B1 स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाएगा जब भी बात इसका आएगा, B3 का आएगा। अब कुल मिला के क्या बच गया, हम लोगों के पास कुछ ऐसा सिनेरियो बच गया है, A के पास दो स्ट्रेटजी है, A1 A2, B के पास दो स्ट्रेटजी है, B1 B2, A के पास A1 और A3 है। देखिए 5 20 20 15, वही मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए जब हम लोग A1 और A3 को कंपेयर करेंगे, A1 और A3 में क्या है, 5 is less than 20, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 20 is greater than 15, अपोजिट रिलेशन आ जा रहा है। इसका मतलब अब ये और ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता है, क्लियर है ना। अब यहां से हम ये नहीं बोल सकते कि A1 को प्रेफर करेगा ओवर A3 और A3 को प्रेफर करेगा ओवर A1, ये हम लोग अभी नहीं बोल सकते। मतलब डोमिनेशन इजी तो किया, बट अभी भी हम लोगों को जो चाहिए, क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ द गेम और फिर कौन किस स्ट्रेटजी को कितना फॉलो कर रहा है, ये हम लोग अभी भी नहीं बता सकते हैं। अब कैसे सॉल्व किया जाए, तो जो डिफरेंस मेथड हमने पहले पढ़ा था अब उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। देखिए कैसे डिफरेंस लिखेंगे, 20 माइनस 15 क्या हो जाएगा, 5, 20 माइनस 5 15, इधर देखिए 20 माइनस 15 5 और 15। तो ये यहाँ से हमने डिफरेंस निकाला। अब यहाँ से इजीली हम लोग वैल्यू ऑफ द गेम बता सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द गेम हमारा
आप चाहो तो इस शेप के थ्रू निकालो, आप चाहो तो इस शेप के थ्रू निकालो, आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। देखिए क्या हो जाएगा, 20 × 5 + 15 × 15 डिवाइडेड बाय 15 + 5 क्या हो जाएगा, 100 + 225 डिवाइडेड बाय 20 क्या हो जाएगा, 325 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है ना। आप चाहें तो इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो। तो ये भी एक मेथड है जहां से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू ऑफ द गेन निकाल सकते हो। अब एक आखिरी मेथड हम लोग पढ़ेंगे कि अगर 2 × 2 का क्वेश्चन दिया हुआ है तो उस क्वेश्चन में कैसे उस मेथड के थ्रू वैल्यू ऑफ द गेन निकालना है, इसको हम लोग थोड़ा सा अभी सीखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है हमारा, ए है जो कि दो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, A1 A2, बी है जो कि दो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है, B1 B2। ए के पास ऑप्शन है 3 5 4 1, ये दिया गया पे ऑफ मैट्रिक्स है। अब आप ध्यान से समझेंगे इस मेथड को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि B1 स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है विद Q प्रोबेबिलिटी। हमें ये नहीं पता कि कितने, क्योंकि ये जनरली माना जाता है मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन है। इवन अगर मिक्स स्ट्रेटजी का क्वेश्चन नहीं है तो वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका मतलब श्योर हो जाना है कि B हमेशा उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा। ठीक है ना। तो हम मानते हैं कि B1 स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है विद Q प्रोबेबिलिटी, तो B2 को स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, इसका कितना प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 1 - Q। नेक्स्ट देखिए A1 स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है विद P प्रोबेबिलिटी, A2 स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, इसका कितना चांसेस होगा, 1 - P। अब ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है कि आपको बेसिकली वैल्यू निकालना और इक्वेट कर देना है। आप अगर B के पॉइंट से सोचोगे, अगर B1 स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है मतलब वो 3 × P + 4 × 1 - P इसको फॉलो कर रहा है। और ऐसा माना जाता है कि स्ट्रेटजी जो भी हो, B का या फिर A का मेन एम क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना या फिर मैक्सिमम गेन करना। तो जो मिलेगा इस स्टेप में वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, वो जो भी एस्टिमेट करेगा विद B2 स्ट्रेटजी। तो बताइए B2 स्ट्रेटजी में क्या हो जाएगा, 5 × P + 1 × 1 - P। अब आप इसको इक्वेट कर दीजिए, देखिए क्या होता है, 3P + 4 - 4P = 5P + 1 - P। देखिए क्या हो जाएगा, 4 - P = 4P + 1। ये क्या होता है हमारा, 5P = 3, सो P = 3/5। इसका मतलब क्या हुआ ना कि A1 स्ट्रेटजी को प्रीफर करेगा, इसका कितना चांसेस है, 3/5 × 100 दैट इज 60%। और वो इसको फॉलो करेगा, इसका कितना चांसेस है, दैट इज 40%, दैट इज 2/5, 1 - 3/5। अब इसी तरह आप A के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि हो, देखिए B इसी तरह A जो है A1 स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकता है और वो A2 स्ट्रेटजी को भी फॉलो कर सकता है। अगर A ने A1 स्ट्रेटजी फॉलो किया तो इसका कितना चांसेस है, 3 × Q + 5 × 1 - Q = 4 × Q + 1 × 1 - Q। देखिए ये क्या होता है, 3Q + 5 - 5Q = 4Q + 1 - Q। ये क्या हो जाएगा, -2Q
प्लस 5 इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 3q प्लस 2q, दैट इज 4 इज इक्वल टू 5q। तो q का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/5। तो इसका मतलब क्या है ना कि a ने इस स्ट्रेटजी B1 स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, इसका कितना चांसेस है 4/5। इसी तरह B2 स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा, इसका कितना चांसेस है 1 माइनस 4/5, दैट इज 1/5। अब ये आपने निकाला। अब ऐसा सपोज करिए कि अगर ये प्योर गेम होता जहां पे सिर्फ एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा होता, तो P का वैल्यू 1 आ जाता